हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट। सेट क्या चीज़ होता है, सेट के बारे में हम सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सलूशन भी करेंगे। ठीक, तो देखिए जो सेट है, वो जो सेट की थ्योरी है वो सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम क्या था, जॉर्ज कैंटर। तो सबसे पहले जो सेट की थ्योरी है वो जॉर्ज कैंटर ने दिया था। ठीक है, आज लगभग मैथ के हर एक ब्रांच में सेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैथ के हर ब्रांच में सेट का यूज़ किया जाता है। तो देखेंगे अब अगला चैप्टर ही जैसे हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। क्या चीज़? रिलेशन एंड फंक्शन। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी सेट का अहम रोल है। ठीक है, तो हम वहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आज जानेंगे कि सेट होता क्या चीज़ है। तो देखिए आज डेली लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कैसे यूज़ किया जाता है ग्रुपिंग या कलेक्शन में। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं हम ग्रुप या कलेक्शन में। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम कैसे यूज़ करते हैं ग्रुपिंग या कलेक्शन वाली चीज़ें हम देखते भी हैं और इनका यूज़ भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि पैक ऑफ कार्ड हो गया। ठीक है, जो क्राउड होते हैं, जो पीपल्स की गैदरिंग होती है। ठीक है, वो भी क्या है, एक कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, मतलब ग्रुपिंग होती है लोगों की। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं जैसे कि शॉपिंग मॉल्स ले लीजिए, वहाँ पर भी जाइए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको कलेक्शंस के रूप में दिखेंगी। कपड़ों के कलेक्शंस अलग होते हैं, जो मिल्स के कलेक्शंस अलग होते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उनके कलेक्शंस अलग होते हैं। तो इस टाइप से हमको नॉर्मल जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो क्या है कलेक्शंस के रूप में यूज होते हैं। इसी तरह हमें मैथ्स में भी और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम कलेक्शंस के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ नेचुरल नंबर्स के बारे में, जैसे कि मैं बात कर लूँ पॉइंट्स के कलेक्शंस के बारे में, जैसे कि मैं बात कर लूँ, ठीक है, जैसे बात कर लूँ प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं मैथ्स में भी हम कलेक्शंस के रूप में चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सेट भी एक टाइप का क्या है, सेट भी एक टाइप का कलेक्शन है या क्या है ग्रुपिंग है। ठीक है, सेट भी एक चीज़ का क्या है कलेक्शन है या ग्रुपिंग है। देखिए मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट जितना आप नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे उतना ही बेहतर ढंग से समझ आएगा और बहुत ही जल्दी समझ आएगा और बहुत दिनों तक आपके दिमाग में इस चीज़ बना रहेगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हों आप उसको नॉर्मल जीवन से, नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर पाएँ। तो मैं बेसिकली तो मेरे पढ़ाने का ढंग यही रहेगा, मैं मैथ्स में आपको ऐसे ही सिखाऊंगा कि हर जितना हो सकता है चीज़ों को आसान करके आपको दूँ। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सेट जो है, सेट भी एक क्या है, सेट भी एक टाइप का ग्रुपिंग है या कलेक्शंस है। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, सेट भी एक टाइप का क्या है, सेट भी एक टाइप का कलेक्शन है या ग्रुपिंग। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम क्या कर लेते हैं, अगर हम ग्रुपिंग या कलेक्शन कर लेते हैं तो वो सेट कहलाता है। ठीक है, लेकिन हर टाइप के जो ग्रुपिंग या कलेक्शंस होते हैं वो सेट नहीं होते हैं। समझ आ रही बात? जितने भी हम चीज़ें देखते हैं कलेक्शन वाली चीज़ें या यूज़ करते हैं
वो सारे के सारे, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि सेट भी एक क्या चीज़ है, सेट भी एक कलेक्शन है या ग्रुपिंग है। क्या जितनी भी हम चीज़ें हैं ग्रुपिंग वाली, कलेक्शन वाली, क्या हम सबको सेट बोलेंगे? ठीक जी, बिल्कुल नहीं, हम सबको सेट नहीं बोल सकते हैं। जितने भी कोई भी कलेक्शन वाली चीज़ है या ग्रुपिंग वाली चीज़ है, उन सबको हम सेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेट बोलेंगे किसको। हम इसके सेट को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशंस को देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या कहता है। तो चलिए सेट का डिफिनेशन हम देखते हैं। सेट का डिफिनेशन कहता है, अ सेट इज अ well defined collection of ऑब्जेक्ट्स। देखिए बहुत ही छोटा सा इसका डिफिनेशन है। ठीक है, आपको इसमें कुछ ही जो वर्ड्स हैं आपको याद रखना है। सेट क्या चीज़ें हैं, सेट क्या चीज़ है, सेट एक कलेक्शंस है। ठीक है, कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कलेक्शन हो, ठीक है, जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो सेट है। देखिएगा यहाँ पे पूरे डिफिनेशन में एक बात गौर कीजिएगा। ठीक है, कलेक्शन तो है, मैंने जैसा कि ऊपर बता रखा था कि सेट क्या है, एक कलेक्शन से एक ग्रुपिंग है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम कलेक्शन कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, तो ये सेट बन जाता है। लेकिन हर एक टाइप के जो ग्रुपिंग या कलेक्शंस होते हैं, हम उनको सेट नहीं बोल सकते हैं। इसके डिफिनेशन में ये देखिए बात एक गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है वेल डिफाइंड। ठीक है, क्या लिखा है, वेल डिफाइंड, यानी कि जो कलेक्शंस हम बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। समझ पा रहे हैं, यानी कि जो भी हम कलेक्शंस तैयार करते हैं, अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो हम कहेंगे कि वो सेट है। समझ आ रही बात। तो देखिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कलेक्शंस ग्रुपिंग में होती है। तो हम सारे इस टाइप के कलेक्शन वाली चीज़ों को या ग्रुपिंग वाली चीज़ों को सेट नहीं बोल सकते हैं। सेट किसको बोलेंगे, हम सेट बोलेंगे जो क्या हो, ऐसे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। तो बात तो ये उठती है, प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई भी कलेक्शंस वेल डिफाइंड है कि नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं, ये कैसे हम जानेंगे। ठीक है, तो जानने के लिए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है। देखिए सेट यहाँ पे आपको समझ आ गया। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब समझ आ गया तो पूरा का पूरा आपको सेट समझ आएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है। देखिए हमने क्या लिखा है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, ठीक है, ऐसा कलेक्शन जो क्या हो, कॉमन प्रॉपर्टी के साथ हो। यानी कि जिन ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शंस बनाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में क्या हो, कॉमन प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टीज हो, यानी कि जिस टाइप का भी हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बनाते हैं, उस कलेक्शन में एक कॉमन प्रॉपर्टी हो जो सारे ऑब्जेक्ट में पाई जा रही हो। ठीक है, यानी कि एक कॉमन प्रॉपर्टी को क्या गया, एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को सारे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। समझ आ रही बात। दूसरी बात क्या है कि जब हम वो कलेक्शन बनाकर तैयार करते हैं, जब हमारा एक ग्रुपिंग तैयार हो जाती है, तो वो ग्रुपिंग, ठीक है, एवरी पर्सन्स के लिए क्या हो, सेम हो। ऐसा ना हो कि जब मैं वो ग्रुपिंग कर रहा हूँ तो मैं उस ग्रुपिंग में जो ऑब्जेक्ट्स रख रहा हूँ वो अलग ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। आपको ग्रुपिंग करनी हो तो उस ग्रुपिंग में ऑब्जेक्ट को अलग ऑब्जेक्ट को रखें, कोई और अगर ग्रुपिंग में रख रहा है उस ऑब्जेक्ट को तो अलग अलग ऑब्जेक्ट रखें। तो ऐसा ना हो। समझ आ रही बात। अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैं जब बताऊंगा तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये होगी कि कॉमन प्रॉपर्टी हो ऑब्जेक्ट्स में। दूसरी बात हम ये कहना चाहता हूँ कि जब ग्रुपिंग बन के तैयार हो, जो कलेक्शन बन के तैयार हो, तो वो कलेक्शंस क्या हो, एवरी पर्सन के लिए
एवरी पर्सन के लिए सेम हो। ठीक है, मतलब कोई भी अगर पर्सन कलेक्शंस को तैयार करे तो उस कलेक्शन में सेम ऑब्जेक्ट्स ही आए। समझ आ रही बात? ठीक है, तो वो क्या हो, यानी कि एवरी पर्सन के लिए वो रिजल्ट सेम आए। नेक्स्ट बात ये है कि हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी अच्छे से बताया गया हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो कलेक्शंस में ऑब्जेक्ट्स रखे हों उनमें कुछ इन्फॉर्मेशंस क्या हैं, मिसिंग है। तो यानी कि हमको जो ऑब्जेक्ट्स में जो कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई हो वो पूरे बेहतर ढंग से इन्फॉर्मेशन दी गई हो। समझ पा रहे हैं? यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट में जो जो भी कलेक्शन है उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमको पूरी अच्छी तरह से जानकारी दी गई हो। समझ आ रही बात? पूरी अच्छी तरह से क्या की गई हो, जानकारी दी गई हो। तो यानी कि कहेंगे हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं आपको। ठीक है, क्या है वेल डिफाइंड का क्या मतलब कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो, जो भी कलेक्शंस बन के तैयार हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो। जब भी कलेक्शन बन के तैयार हो जाएगा तो जो रिजल्ट जो आएगा वो एवरी पर्सन के लिए सेम हो, और पूरी उस जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें पता हो। ऐसा ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो। ठीक है, जब ये चीज़ें हमको किसी कलेक्शन में मिलती हैं तब हम वो कलेक्शन को कहते हैं कि वो कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है। समझ पा रहे हैं बात? तब हम उस कलेक्शन को क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड है। देखिए मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ और बेहतर ढंग से समझ आएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाइए जो क्या हो। ठीक है, क्या मैंने बोला, एक नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तैयार कीजिए जो लेस देन 10 हो, लेस देन 10 हो। तो हमको क्या नंबर्स मिलेगा, हमको नंबर्स मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये देखिए हमको ये सारे नंबर्स मिलेंगे जो क्या होंगे, ठीक है, 10 से छोटे हैं। नेचुरल नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से हमने 9 तक नंबर हमको मिला। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि पहली बात इसमें क्या है कि हमको कहना है कि इसमें कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। तो इसमें बताइए पूरे नंबर्स जो आपके पास हैं उसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, नेचुरल हैं। समझ आ रही बात? सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। यानी कि नेचुरल नंबर इनमें क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है। दूसरा मैंने बोला एवरी पर्सन्स के लिए एक क्या हो, रिजल्ट सेम होना चाहिए। जो क्वेश्चंस हमने दिया कि नेचुरल नंबर का एक सेट बनाइए, एक कलेक्शन बनाइए, ठीक है, जो क्या हो 10 से छोटे हों, तो हमको जो नंबर्स मिला वो क्या मिला, यही नंबर्स मिले 1 to 9। मैंने आपसे बोला कि आप एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन कीजिए, नेचुरल नंबर को कलेक्ट कीजिए जो क्या हों 10 से छोटे हों। तो आप कौन सा नंबर कलेक्ट करेंगे, आप भी यही नंबर्स कलेक्ट करेंगे। अब दुनिया के किसी भी पर्सन से आप कहें कि आप नेचुरल नंबर का कलेक्शन कीजिए, ठीक है, जो 10 से छोटे हों, तो वो रिजल्ट क्या निकाल कर लाएगा, 1 to 9 यही नंबर्स उसके पास मिलेगा। समझ आ रही बात? यानी कि एवरी पर्सन के लिए जो रिजल्ट है वो क्या आया, सेम आया। ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी बातें? अब देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। ठीक, अब जो बात यहाँ पे बोला नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन कीजिए जो 10 से छोटे हों, तो हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करके दिया, क्या ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है? क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने बोला है इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमने कुछ मिसिंग कर दिया? ठीक है,
तो जी बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चंस में कहा गया है कि नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन होना चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए, इनके अकॉर्डिंग जो कहे हैं इसमें हमने सारे के सारे चीज़ इसमें पाई जा रही है, यानी कि क्या है, हमारे पास पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। क्लियर हो रही बात। तो यानी कि इस टाइप के जो भी कलेक्शन बन के तैयार होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड, समझ आ रही होगी बात, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि आप दुनिया के टॉप 10 बेस्ट बैट्समैन्स का क्या कीजिए, कलेक्शन तैयार कीजिए। टॉप 10 बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन तैयार कीजिए, ठीक है। तो आप क्या तैयार करेंगे? मेरे हिसाब से दुनिया का जितने भी लोग हैं, जितने भी क्रिकेट के दीवाने हैं, ठीक है, उस कलेक्शन में टॉप 10 में किसे रखेंगे? टॉप 10 में किसे रखेंगे? अपने अपने बेस्ट बैट्समैन को इसमें रखेंगे। समझ आ रही बात? क्या होगा? अपने अपने बेस्ट बैट्समैन को रखेंगे। मैंने आपको दिया कि आप बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन बनाइए जो क्या हों, आपको लगते हैं कि टॉप 10 बेस्ट बैट्समैन ये हैं, तो आप अपने हिसाब से उन खिलाड़ियों को रखेंगे जो लगता हो कि ये दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी हो। मैं कलेक्शन जब बनाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से खिलाड़ियों को रखूंगा, मुझे लगता होगा जो कि दुनिया का ये सबसे बेस्ट बैट्समैन है, वो उनको इस कलेक्शन में रखूंगा। हो सकता है कि मेरा वाला प्लेयर्स आपके कलेक्शन में ना हो, आप वाला प्लेयर्स मेरे कलेक्शन में ना हो। तो इस तरह से क्या होगा, न तो उनमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी पाई जाएगी, न तो एवरी पर्सन के लिए रिजल्ट सेम आ रहा है। एवरी पर्सन के लिए जो रिजल्ट है वो क्या कर रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। और कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है हमको कि इस हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, तो यानी कि इस टाइप के जो कलेक्शंस बन के तैयार होंगे उस कलेक्शन को क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब जैसे मैंने मान लीजिए आपसे कह दिया है कि वर्ल्ड के टॉप 5 बेस्ट जो राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, उनका कलेक्शन तैयार कीजिए। तो आप कैसे तैयार करेंगे, कैसे जज करेंगे कि ये दुनिया के सबसे बेस्ट या सबसे अच्छे ऑथर हैं? आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये दुनिया के सबसे अच्छे ऑथर हैं या राइटर हैं? ठीक है, कोई स्केल है, कोई पैमाना है जो आप उस पर आंक कर बताएंगे कि ये दुनिया के सबसे अच्छे। हो सकता है कि आपके हिसाब से जो बेस्ट राइटर हो, ठीक है, वो मुझे पसंद ना हो, ठीक है, वो मेरे हिसाब से वो ऑथर अच्छा ना हो। समझ आ रही बात? तो यानी कि इस तरह से इस टाइप के जो कलेक्शन बन के तैयार होते हैं वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होते हैं। क्लियर हो रही बात? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये जो टॉप 10 बेस्ट बैट्समैन की आपने कलेक्शन तैयार किया, आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से रखा जाए तो टॉप 10 कलेक्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए मानते हैं कि आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से कलेक्शन तैयार किया जाए। तो आप ये बात बताइए कि वो जो रैंकिंग करता है, जो रैंकिंग बनाता है, वो भी तो एक पर्सन है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग ही तो क्या किया, उस कलेक्शन में खिलाड़ियों को रखा। हो सकता है आपने कभी कभी देखा होगा कि 2 बैट्समैन बहुत अच्छे खेलते हैं, ठीक है, कभी कभी वो टॉप 5 में नहीं आते हैं या टॉप 10 में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि यार इसके साथ कुछ गलत हुआ है, ये अच्छा खेल रहा था, इसको आना चाहिए था। तो यानी कि ये तो डिपेंड करता है कि जो उसका आईसीसी रैंकिंग जो बनाता है वो भी तो एक पर्सन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस पर वो आईसीसी रैंकिंग जो भी बनाता होगा उसको उसके जगह पे आप होते हैं तो आप अपने हिसाब से खिलाड़ियों को सेलेक्ट करते हैं। समझ आ रही बात? यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। क्लियर हो रही बात? ये पर्सन टू पर्सन कलेक्शन क्या होगा, वेरी करेगा, यानी कि एवरी पर्सन के लिए रिजल्ट क्या होगा, वो सेम नहीं होगा। तो यानी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनकर तैयार होगा। क्लियर हो रही बात? बहुत ही छोटा सा चीज़ था, आपको वेल डिफाइंड का मतलब मेरे हिसाब से अब आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आया होगा। समझ आ रही बात? तो ऐसे कलेक्शन जो क्या हों, ठीक है, वेल डिफाइंड हों, हम उनको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने सेट पे और देखते हैं कि सेट से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हमको जानने के लिए मिलती हैं या और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि आपने देखा सेट का डिफिनेशन क्या था, बहुत ही छोटा था। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collections of objects। ठीक है, बहुत ही छोटा, मतलब आपको 2-3 शब्दों में ही याद करना है। ठीक है, क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ का कलेक्शन अगर हम बनाते हैं, अगर वो वेल डिफाइंड है तो हम कहते हैं वो सेट है। समझ आ रही बात इतनी? ठीक, देखिए इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारे के सारे पॉइंट हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है आपको याद रखिए, इससे सेट से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हमको जानने के लिए मिल सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये जानने के लिए मिलती है कि जब भी हम जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शन बनाते हैं, उन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? उन ऑब्जेक्ट को क्या बोला गया? उन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एलिमेंट्स या मेंबर। समझ पा रहे हैं बात? जो ऑब्जेक्ट्स का हम कलेक्शन बनाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? उन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट या मेंबर बोल सकते हैं। इतनी बातें समझ आई? कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बनाइए, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उन ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स या मेंबर। ठीक है, दूसरी बात, जो सेट होते हैं उनको क्या कहते हैं? यूजुअली किससे दिखाते हैं? उनको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं? ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ठीक है, हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ऐसे करके दिखाते हैं। समझ आ रही बात? मीन्स अगर हम बात करें तो ऐसे कहेंगे कि सेट ए, सेट बी, सेट सी। समझ पा रहे हैं? इस टाइप से। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट वो है जो इसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सेट के जो एलिमेंट्स, अभी हमने एलिमेंट्स आप समझ पा रहे होंगे एलिमेंट्स क्या है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को एलिमेंट्स बोला गया। जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या मेंबर होते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हमें अब सारे के सारे आप इस टॉपिक में अब सब एलिमेंट्स के नाम से ही जानेंगे। जब भी एलिमेंट्स आपको कहा जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे दिखाते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उनको अगर दिखाना हो तो हमको स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, इंग्लिश के स्मॉल लेटर का, स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड। समझ पा रहे हैं? ठीक है, कुछ इस टाइप से लिख कर दिखाते हैं। फिर उसके बाद से और कुछ बचा। अब देखिए उसके बाद से जो फोर्थ नंबर है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, वो क्या है? जब भी कोई एलिमेंट्स किसी भी सेट में पाया जाता हो या किसी भी सेट का क्या हो, किसी भी सेट के कलेक्शन में होता है, तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए एलिमेंट्स इस सेट का है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं, जैसे कि हमने, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए, और एक किसी सेट के कलेक्शन, किसी सेट बी के कलेक्शन में पाया जा रहा हो, उस कलेक्शन में पाया जा रहा होगा। ठीक है, या उस कलेक्शन का क्या होगा? ठीक है, मेंबर रहा होगा। ठीक है, एलिमेंट्स रहा होगा। तो हम कैसे बताएंगे कि एलिमेंट्स ए सेट बी का मेंबर है? समझ जा रही बात? तो देखिए हम उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, ए, फिर ये सिंबल्स लगाते हैं, फिर सेट बी।
ए। अब इसको क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल्स को पढ़ा जाता है, लिखते कुछ ऐसे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमको अगर दिखाना हो को कोई एलिमेंट्स किसी सेट का है तो हम कैसे लिखाएंगे, ए फिर ए सिंबल फिर सेट बी। समझ आ रही बात, जिस सेट का भी हो जिसको। अब देखिए इसको पढ़ते क्या है, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू। यानी कि अब इसको रीड कैसे करते हैं, रीड करेंगे कि ए बिलोंग्स टू सेट बी, ए बिलोंग्स टू सेट बी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट ए है, जो एलिमेंट्स ए है वो सेट बी में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, पढ़ते कैसे हैं, ए बिलोंग्स टू सेट बी, ए बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसे पढ़ते हैं। लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एलिमेंट ए सेट बी में प्रेजेंट है। समझ आ रही बात, ठीक है। एक बार फिर हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमने देखा एलिमेंट्स जो होते हैं उनको यूजुअली कैसे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर हमने देखा कि जो भी अगर एलिमेंट्स हैं किसी सेट में पाया जा रहा है या किसी सेट का कलेक्शन में है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम दिखाते हैं ए बिलोंग्स टू सेट बी। हमने एक एग्जांपल लेकर दिखाया था, मान लीजिए सेट ए एक एलिमेंट है जो सेट बी का है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स ए सेट बी में प्रेजेंट है। समझ आ रही बात, या सेट बी में उपस्थित है। क्लियर हो रही है इतनी बातें। अब मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का किसी सेट में प्रेजेंट ना हो या किसी सेट का मेंबर ना हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे दिखाते हैं। ये फिफ्थ नंबर पॉइंट हमने देखा, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट मान लीजिए 5 हमारे सेट बी में प्रेजेंट नहीं था, एलिमेंट 5 सेट बी में प्रेजेंट नहीं था, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको इस टाइप से लिखते हैं बी, फिर वही सिंबल लगाते हैं, ठीक है, और एक क्रॉस का निशान कुछ इस टाइप से, और सेट बी। इसको क्या हम रीड करते हैं, इसको क्या हम रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं एलिमेंट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स 5 है वो बी में प्रेजेंट नहीं है, सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक बार हम फिर पूरी के पूरे पॉइंट 5 पॉइंट को रिवाइज करवाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने बताया कि जो भी सेट के एलिमेंट्स जो भी सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट को क्या बोला गया, उन ऑब्जेक्ट को बोला गया एलिमेंट्स या मेंबर। क्या बोला गया, एलिमेंट्स या मेंबर, एलिमेंट्स या मेंबर। दूसरी बात हमने क्या बोला, दूसरी बात हमने बोला कि जो सेट हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड। थर्ड पॉइंट, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट हमने क्या बताया कि जो सेट के कोई भी अगर एलिमेंट सेट किसी सेट में पाया जाता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बिलोंग्स टू बी, सेट बी, या बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेट बी,
अगर कोई एलिमेंट्स 5 पॉइंट, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट सेट बी में नहीं पाया जाता है, ठीक है, किसी सेट में नहीं पाया जाता है कोई, तो उसको कैसे लिखेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। समझ आ रही बात? ये हमने 5 पॉइंट आपको डिस्कस कराया सेट से रिलेटेड, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी था इस चीज़ें जानना, ताकि आगे की जो सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये सेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो आपको जानना था, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आइए अब हम बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट को लिखने के क्या तरीके होते हैं, क्या मेथड होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता रखा था कि सेट का जो नेमिंग है या सेट को जो नाम दिया जाता है वो कैपिटल लेटर से दिया जाता है। कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, सेट की नेमिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन बात करें अगर सेट को रिप्रेजेंट करने की, सेट को दिखाने की, ठीक है, उसके लिखने के तरीके को, तो कैसे लिखा जाता है सेट, ठीक है। तो देखिए इसके लिए दो मेथड हैं, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, हम दोनों को एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला तरीका है वो क्या कहलाता है? जो सबसे पहला तरीका है वो है रोस्टर या टेबलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये क्या है? इस सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, यानी कि हम कहेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होता है। सबसे पहला क्या मेथड है? रोस्टर या टेबलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। हम किसी भी सेट को इन्हीं दो तरीक़ों से लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए एक एक करके हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज़, कैसे लिखते हैं इनको। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टर या टेबलर फॉर्म की। इसमें क्या होता है? इसमें जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मैंने बता दे रखा है आपको जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हैं। एलिमेंट्स, इनमें जो इस फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, या ऑब्जेक्ट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। उनको क्या किया जाता है, ठीक है, एक ब्रेसेस ब्रेकेट किसको बोला जाता है, ठीक है, जो इस टाइप से करली होते हैं ब्रैकेट, ठीक है, उनको ब्रेसेस ब्रैकेट बोला जाता है। तो रोस्टर या टेबलर फॉर्म में क्या करते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इस ब्रेसेस ब्रैकेट में कॉमा लगाते हुए लिख देते हैं। कॉमा लगाते हुए क्या करते हैं, सेपरेट करते हुए हम उस सारे एलिमेंट्स को इस ब्रैकेट में रख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, ए, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ऐसे हमारे पास कुछ इसके एलिमेंट्स हैं। तो मैंने क्या कहा, ए रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में इस सेट को क्या लिखने का तरीका होगा, हम इस सेट को कुछ इस टाइप से लिखेंगे। मैंने बोला कि एक जो सेट है, ठीक है, क्या करेंगे, ब्रेसेस ब्रैकेट में जो इसके एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, ठीक है, कॉमा लगाते हुए सेपरेट करते हुए हम क्या करेंगे, लिख देंगे, और फिर ब्रेसेस ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि ये तरीका क्या कहलाता है, ये तरीका कहलाता है, ठीक है, रोस्टर या टेबलर फॉर्म। कोई भी सेट हो, ठीक है, जो जिसे अगर हम रोस्टर या टेबलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रेसेस ब्रैकेट में कॉमा लगाते हुए सेपरेट करते हुए क्या करते हैं, लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्म को लिखने के लिए जो एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, उनका होना बहुत ही आवश्यक है, तभी तो हम इस ब्रैकेट में लिख पाएंगे। क्लियर हो रही बात? यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स की उपस्थिति बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनमें दिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करके कहीं पे लिख लीजिएगा। जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सॉरी, जो रजिस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म है, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तभी तो हम उनको क्या करते हैं, इस ब्रेसेस ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात? तो इस फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कॉमा लगाते हुए सेपरेट करते हुए लिख देते हैं ब्रेसेस ब्रैकेट में। यह फॉर्म क्या कहलाता है, रोस्टर या टेबलर फॉर्म, ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉल्स का 6 सेट है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये वॉल्स का सेट क्या है, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये हमारे पास 5 वॉल्स हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहूँ रोस्टर या टेबलर फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखूँगा? मैं क्या करूँगा, ये सारे एलिमेंट को ब्रैकेट में रखूँगा और कॉमा के साथ सबको सेपरेट कर दूँगा, बस इतना ही। क्लियर हो पा रही है बात? ठीक है, ये क्या हो गया, रोस्टर या टेबलर फॉर्म। तो देखिए इसमें भी क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। अब हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या होता है, जैसा कि आपको हम बता रखे हैं पीछे कि जो सेट होते हैं उनके एलिमेंट्स में क्या होते हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? कॉमन प्रॉपर्टी होती है। कॉमन प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म को लिख पाते हैं, ठीक है। देखिए इसको लिखने का क्या तरीका होता है। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें एलिमेंट्स एक्चुअल में नहीं लिखना होता है। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को कोई भी लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर, कोई भी स्मॉल लेटर क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यूज़ कर लिया एक्स, ये क्या है, एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स। इसको लिखने के लिए मैंने कहा कि को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमने एक स्मॉल लेटर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया एक्स, ठीक है। एक्स लिखने के बाद, ठीक है, एक्स लिखने के बाद हमने कह दिया कि एक्स क्या है, एलिमेंट्स है। एक्स लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एक साइन लगाते हैं, जो साइन को क्या कहते हैं, कोलन साइन, ठीक है, कोलन साइन कहते हैं, ठीक है। जिसको क्या हम पढ़ते हैं, जिसको पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं? सच दैट। इस साइन को क्या पढ़ते हैं, ठीक है, सच दैट। क्लियर हो रही बात? ठीक है, हमने कहा एलिमेंट्स को कोई भी स्मॉल लेटर ले लीजिए, ठीक है। हमने ले लिया एक्स, फिर एक कोलन का साइन लगाते हैं, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं, अगेन एलिमेंट्स को लिखने के बाद, दोबारा हम एलिमेंट्स को लिखने के बाद, हमने एलिमेंट्स एक्स लिया था, दोबारा एक्स एलिमेंट्स लिखने के बाद अब हम इस कॉमन प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या करना होता है, कॉमन प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर देनी होती है। क्लियर हो रही बात? इतना करने के बाद हम सबको क्या करते हैं, एक ब्रेसेस ब्रैकेट में रख देते हैं। समझ आ रही बात इतनी? ठीक है, एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं आपको और ढंग से समझ आएगा। जैसे वही एग्जाम्पल था, मैंने कहा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉल्स का सेट लिखिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ठीक है, हमने मान लिया जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो क्या हैं, एक्स हैं। क्या है? एक्स हैं। फिर हमने कहा, ठीक है, एक सिंबल लगाना है जिसको क्या कहते हैं, सच दैट, ठीक है, क्या कहते हैं, सच दैट। फिर हमने कहा अगेन एलिमेंट्स लिखिए, एलिमेंट्स हमने मान रखा है एक्स। फिर अब क्या बोला जा रहा है, ठीक है, बोला जा रहा है कि आपको क्या लिखना है, ठीक है, एक वॉल्स का सेट लिखना है, ठीक है, वॉल्स का सेट लिखना है। तो हम जानते हैं कि ये इसके बारे में पूरी चीज़ें हम अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमन प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना है। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है,
इसके बारे में जो भी जानकारी है उस जानकारी को हमको यहाँ पे लिखना है। तो क्या जानकारी है हमारे पास, यानी कि हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ vowels ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक, इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, सबको ब्रेसेस ब्रैकेट में रख देना है। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखिए इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल्स ऑफ अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, सच दैट का क्या मतलब होता है, सच दैट का क्या मतलब होता है, सच दैट का मतलब होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जहाँ या जबकि। ठीक है, जहाँ या जबकि। जैसे मैंने कहा कि एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि एक्स जहाँ सारे एक्स, सभी एक्स, एलिमेंट्स की बात हो रही है, एक्स को हमने क्या किया, एलिमेंट्स लिया है, तो यानी कि एक्स जहाँ सारे एक्स क्या हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सेट हैं। क्लियर हो पा रही है बात? जहाँ पे क्या है, जहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाउल्स हैं, एक्स जहाँ एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाउल्स हैं। क्लियर हो पा रही बात? ठीक है, तो इस टाइप से हम कुछ सेट बिल्डअप फॉर्म में चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, जब हम आपको इसको डिस्क्राइब करके एक्सरसाइज इसकी करके दिखाएंगे तो वहाँ पे और भी चीज़ें बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो पा रही है बात? एक बार और देख लीजिए कि सेट बिल्डअप फॉर्म क्या होता है। मैंने कहा सेट बिल्डअप फॉर्म में जो एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसी की बेस पे हम चीज़ों को लिख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कभी कभी ऐसा, अच्छा इसका यूज ये बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और हमारे लिए किफ़ायती भी है। किफ़ायती क्यों है? किफ़ायती इसलिए है कि कभी कभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को हम लिख नहीं पाएंगे। क्लियर हो पा रही बात? जैसे मैं कह दूं कि आपको 1 से लेके 100 तक का क्या कीजिए, एक सेट बनाइए, तो आप 1 से लेके 100 तक एलिमेंट्स को लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एक बात नोटिस की होंगे कि इनमें एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते थे वो आपको दिखते थे, प्रेजेंट होते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स हैं, एक्चुअल एलिमेंट्स, अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें वॉल्स की, तो क्या होगा, ए ई आई ओ यू। हम इसको न लिख के हमने क्या कर दिया, बस इसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर दिया। समझ पा रहे हैं ना बात? हम इस एलिमेंट को क्या कर लिया, कोई भी एक लेटर के थ्रू इसको दिखा दिया और इसके प्रॉपर्टी को लिख कर दिखा दिया। एलिमेंट्स की लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस फॉर्म में एलिमेंट्स की जो मौजूदगी है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। समझ पा रहे हैं? जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम क्या लिखेंगे, ठीक है, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इनमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई? इनमें एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेट बिल्डअप फॉर्म में देखा ऐसा। ठीक है, तो देखिए अगर हमको लिखना हो 1 to 100 के सेट को लिखना है नंबर्स को, तो हमको पूरे नंबर्स लिखना पड़ेगा 1 to 9। अब इतने बड़ी जगह पर तो हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तब हम उसका यूज़ करते हैं सेट बिल्डअप फॉर्म का। अब हम जानते हैं 1 से लेके 100 तक की जो बात हो रही है वो एक नेचुरल नंबर है, तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट को कोई भी जैसे लेटर्स होते हैं उससे रिप्रेजेंट करके और इसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर देते हैं, तो बहुत ही हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्लियर हो पा रही है बात? तो ये थे हमारे पास क्या चीज़, सेट को दिखाने के, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके। पहला क्या था, रोस्टर या टेबलो फॉर्म, दूसरा क्या था, सेट बिल्डअप फॉर्म। ठीक है, दोनों ही बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही ढंग से आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अगर चीज़ें समझ ना आए तो एक बार फिर रिवाइंड करके इसको देखिएगा, बेहतर ढंग से समझ आएगा। हालांकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो बहुत ही बाकायदे एक एक चीज़ें फिर आपके पास रखूँगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि हाँ समझें और खुद से प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब आइए जो सेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, 2 पॉइंट्स और आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बताते हैं। ठीक है, जो बहुत ही अहम है। ठीक है, तो ये देखिए
देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है, आप जो फॉर्म में भी लिख रहे हैं हम जानते हैं कि जो रोस्टर या टेबलर फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप मैंने पहला पॉइंट ये नोट कीजिए कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट लिखते समय एलिमेंट्स के जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए, ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 3 5 1 4, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। समझ आ रही बात, ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, सेट को लिखते समय जो इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एलिमेंट्स के जो ऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। दूसरी बात, एलिमेंट्स और नॉट रिपीट, जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। क्लियर हो रही बात, मैंने क्या लिखा, एलिमेंट्स और नॉट रिपीट, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं बात कर लूँ कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मैं बात कर लूँ ए बी सी, फिर ए बी डी ई, ठीक है, एक कुछ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि इनका सेट बनाइए, तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है, इनको क्या करूँगा, ठीक है, सेट के रूप में कैसे लिखूँगा। हमने मान लिया जी एक सेट ए है, ठीक है। अब ये देखिए ए इसमें कितनी बार आया है, 1 2 बार आया, तो इसमें जो ऑर्डर बार बार जो चीज़ें हैं रिपीट हो रही हैं वो रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। यानी कि हम उसको बस एक ही बार लिखेंगे, बी इसमें 2 बार आया तो बस एक ही बार लिखेंगे, फिर सी, फिर डी, फिर ए। क्लियर हो रही बात, यानी कि इसमें जो ऑर्डर होते हैं, सॉरी, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये दो चीज़ें थी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल्स लिखूं, मैं कहूं स्कूल में जितने भी लेटर्स आए हैं उन लेटर्स का एक सेट बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए सेट ए है, ठीक है, क्या लिखेंगे, लेटर्स क्या है, एस, फिर क्या है सी, फिर क्या है एच, फिर इसमें डबल ओ आया है, ठीक है, 2 बार ओ आया है, तो हमको 2 बार ओ नहीं लिखना, बस एक ही बार लिखना है। क्लियर हो पा रही बात, हमको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। तो ये तो हो गई, ठीक है, इसके रिप्रेजेंटेशन से जुड़ी 2 अहम बातें जो आपको जानना है, ठीक है। तो बस आज के लिए ही इतना ही। मेरे हिसाब से जितनी भी चीज़ें बताई गई है आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आया होगा। आशा करते हैं कि आप पूरे अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज उठानी है, ठीक है, बुक से, और पूरा का पूरा उसका सलूशन करना है, ठीक है। देखिए सलूशन वैसे तो मैं लेकर आऊँगा, बट मेरे सलूशन करा देने से क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी, बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, इसकी पढ़ने के बाद आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं या चेक भी कर सकते हैं कि मुझे कितना समझ आया। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और जब मैं एक्सरसाइज की वीडियो लेकर आऊँगा तो आप वहाँ से देखिएगा कि कितना सही है हमारा, कितना गलत है, या हम क्या चीज़ें समझ पाएँ, क्या चीज़ें नहीं समझ पाएँ, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।